हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। तो आज अपन सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 CUET PG के लिए लेके आए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे सबको इस वीडियो से रिलेटेड जो CUET की जो एग्ज़ाम आ रही है उसमें सबको बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो देखिएगा इसमें पार्ट नंबर 4 है। इसमें देखिए किस तरीके से अपन स्टडी करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर को अपन कंटिन्यू करेंगे, उससे आगे अपन इसमें बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था उसको ही अपन आगे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या डिस्कशन किया था। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। सॉलिड की बात की थी तो उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके रिगार्डिंग अपन सॉलिड्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ा था कि आपके पास पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है तो उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और रेंडमली अरेंजमेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो इसके बाद में अपन ने यूनिट सेल के बारे में डिस्कस किया था कि आपके पास यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल होती है जिसके कारण अपन पूरी सेल को रिपीट कर सकते हैं। मतलब एक स्मॉलेस्ट सेल होती है जिसको बार बार रिपीट करने से अपना पूरा क्रिस्टल बन जाता है। क्रिस्टल कैसा होता है, क्रिस्टल को अपन ने समझाया था कि लैटिस प्लस बेसिस से आपके पास कंप्लीट क्रिस्टल की संरचना का डिस्कशन होता है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि टाइप, फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, दूसरा आपके पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो आपके पास जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है उसमें ही अपन आगे पढ़ रहे हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसका टाइप होता है सिंपल क्यूब, जिसका टाइप क्या होता है, सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब होता है प्रिमिटिव सेल, सिंपल क्यूब। ठीक है, इसकी अपन स्टडी करेंगे। भाई सिंपल क्यूब को अपन किस वे में स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स अपन को डिस्क्राइब करने सिंपल क्यूब में, जो आपके पास एग्ज़ाम में बेनिफिट रहे जिसका। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा सिंपल क्यूब, हेडिंग डालिएगा इसकी सिंपल क्यूब। तो देखिए सिंपल क्यूब की अपन बात करते हैं। तो देखिए सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूब, तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सिंपल क्यूब की। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनानी है, जो मैं बना रहा हूँ वैसी की वैसी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है आपके पास। ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है सिंपल क्यूब की, जैसी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे आप ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, ये देखिएगा ये इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है वैसी की वैसी आप ड्रॉ कर लीजिएगा, जो आपको आसानी से समझ सको। ये स्ट्रक्चर को इस तरीके से आसानी से समझ सको, ऐसी ड्रॉ कीजिएगा स्ट्रक्चर को। ठीक है, आसानी से समझ सको ऐसे बनाइएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, ये कुछ सिंपल क्यूब की स्ट्रक्चर है। ये आपके पास एटम रखा हुआ है, ये दूसरा एटम रखा हुआ है। ठीक है, ये आर डिस्टेंस ली गई है, ये आर डिस्टेंस ली गई है, और ये डिस्टेंस क्या हो गई आपके पास, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये ए हो गई। ए को क्या बोलते हैं अपन, वेयर ए, लेटिस पैरामीटर बोलते हैं। वेयर ए को क्या बोलते हैं, लेटिस पैरामीटर। क्या बोलते हैं, लेटिस पैरामीटर। ठीक है,
लैटिस पैरामीटर बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं अपन? लैटिस पैरामीटर बोलते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा जिससे आपको अच्छे से अपन समझ सकें। ये एक एटम होता है, इसको क्या बोलते हैं? आर को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। आर को क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। नोट कर लीजिएगा ये वाली स्ट्रक्चर को। आर को क्या बोलते हैं? यहाँ पर एटॉमिक रेडियस से अपन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा। सबसे पहले अपन ड्रॉ करते हैं डायग्राम बनाते हैं। इसका क्या कैसा डायग्राम होता है? तो ये आपके पास सिंपल क्यूब का डायग्राम यही वाला बनाओ जिससे अपन को स्ट्रक्चर समझने में आसानी रहे, ठीक है। स्ट्रक्चर समझने में आसानी रहे, यही डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये ए होती है जो लैटिस पैरामीटर मैंने बताया था, लैटिस पैरामीटर होता है। क्या होता है? लैटिस पैरामीटर, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग डालिएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। ये डायग्राम बना लिया कंप्लीटली। एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इस डायग्राम का, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग डालिएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो देखिएगा, तो इफेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एटम कैसे अपन एक्सप्लेन करेंगे वो देखिए। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दूसरी हेडिंग डालिएगा, दूसरी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, छोटी सी स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देता हूँ कैसी स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे अपन, ठीक है। इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे। एक सिंपल सी स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देता हूँ ऊपर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ये आपके पास एक एटम होगा, यहाँ पर एक एटम होगा, एक एटम यहाँ पर होगा, एक एटम यहाँ पर। तो पूरा जो एटम कितने हैं? 1/8। एक का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। और टोटल एटम कितने हैं? 8। तो कितना हो जाएगा? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 हो जाएगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? इसके लिए 1 हो जाएगा। टोटल कितने एटम हैं यहाँ पर अटैच किए गए हैं? 8 एटम अटैच किए गए हैं। टोटल 8 एटम यहाँ पर अटैच किए गए हैं। इस तरीके से 8 एटम अटैच किए गए हैं। यहाँ पर 8 एटम को अटैच किया गया है, ठीक है। और ये आपके पास ए क्या हो जाएगा? लैटिस पैरामीटर। ये क्या हो जाएगा? लैटिस पैरामीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लैटिस पैरामीटर, ठीक है। ये आपके पास एक आर रेडियस मैं बना देता हूँ यहाँ तक। ये आर रेडियस क्या हो जाएगी? एटॉमिक रेडियस हो जाएगी। एटॉमिक रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड अपन निकालेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे अपन? पहले परिभाषा लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है उसकी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ nearest atoms which are touching a atom atoms known as coordination number. Coordination number. Then number of nearest atom which are touching in atoms known as coordination number, ठीक है। एक एटम कितने बाकी एटम्स के टच हो रहा है
उसको अपन कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम नीचे बना रहा हूँ, आप भी बनाइएगा ऐसा डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बनाना ज़रूरी है, जब भी आपके पास ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ये वाला डायग्राम बनाइएगा, जो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी आपके, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम। ठीक है, ये आपके पास जो डायग्राम है ये बना लीजिएगा, ठीक है। इस डायग्राम में क्या होगा, कोई भी एक एटम टच कर लो सर्च, ठीक है। इसके पास वाला एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया। इसके नीचे एक सामने वाला एटम, तीन एटम ये हो गए, इसके सामने वाला एक, इसके ऊपर वाला एटम, इसके एक नीचे वाला एटम, ऐसे करके कितने एटम हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 एटम हो जाएंगे। कितने एटम हो जाएंगे, 6 एटम ले लिए जाएंगे। एक एटम है उसको पकड़ लो, एक एटम को पकड़ लो, उसके आसपास कितने एटम टच हो रहे हैं उसको अपन देखेंगे, उसको अपन कंसिडर करेंगे। तो ये आपके पास तीसरा पॉइंट हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस तरीके से 6 एटम आपके पास होंगे इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लैटिस पैरामीटर। नेक्स्ट पॉइंट है लैटिस पैरामीटर। फोर्थ पॉइंट है लैटिस पैरामीटर। लैटिस पैरामीटर। तो लैटिस पैरामीटर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये देखिएगा, ये ए दूरी है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर आपके पास एक एटम है, तो ये आर डिस्टेंस पर एटम है, ठीक है, और ये भी आपके पास आर डिस्टेंस पे एटम है। तो ये आपके पास क्या हो गया, 2r किसके बराबर हो गया, यहाँ पर 2r बराबर a हो गया। यही कंडीशन आ गई आपके पास, 2r बराबर a हो गया। एक एटम ये है, इसको मैं a नंबर एटम बोल दूँ, इसको मैं b नंबर एटम बोल दूँ, तो यहाँ पर एक b नंबर एटम, ये एक a नंबर एटम। ये आपके पास सेंटर से कितनी दूरी पे, r दूरी पे, ये सेंटर से कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है। तो r कितना हो गया, 2r हो गया। तो ये आपके पास 2r बराबर a हो गया। तो ये आपके पास लैटिस पैरामीटर हो गया। और फिफ्थ पॉइंट है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ से r को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, तो a/2 आपके पास एटॉमिक रेडियस हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस। नियरेस्ट 6 नंबर पॉइंट है, नियरेस्ट नेबरहुड, नेबर डिस्टेंस, नियर नेबरहुड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये नियर नेबर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 एटम के बीच की डिस्टेंस। तो दूर 2 एटम के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए। नियरेस्ट नेबरहुड मतलब 2 एटम के, एक एटम चूज किया तो उससे दूसरा एटम कितनी दूरी पर है, उसका नेबर मतलब उसका पड़ोसी एटम कितना दूरी पर है, तो ए दूरी पर उसका पड़ोसी हो जाएगा। तो ये ए दूरी आपके पास ले ली जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ नियरेस्ट नेबरहुड एटम। डिस्टेंस बिटवीन, इसको लिख सकते हैं लैंग्वेज में, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स ऑफ सेंटर से डिस्टेंस ली जाएगी। नियरेस्ट नेबर सेंटर से डिस्टेंस ये ली जाएगी, ठीक है। नियरेस्ट सेंटर से इसकी डिस्टेंस अपन कंसिडर करेंगे। 2 सेंटर है, ये ए का सेंटर है, ये दूसरा बी का सेंटर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या ली गई है, ए ली गई है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है आपके पास, ए ली गई है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस सेल का वॉल्यूम क्या होगा वो अपन चर्चा करेंगे। ये एक्स दिशा में, ये आपके पास यहाँ से देख लो, ये ले लो, ये क्यूब ले लो एक,
तो x दिशा में भी a दूरी रहेगी इसकी, y दिशा में भी a दूरी रहेगी और z दिशा में भी आपके पास a दूरी रहेगी। मतलब क्यूब में सारी जो भुजाएं होती है आपके पास वो एक दूसरे के बराबर रहती है। तो आपके पास जो वॉल्यूम होगा यूनिट सेल का, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये कितनी हो जाएगी, ए क्यूब हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी हो जाएगी आपके पास, ए क्यूब ले ली जाएगी। वॉल्यूम किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, ए क्यूब से वॉल्यूम को डिफाइन किया जाएगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर एटम। नेक्स्ट ये 6 नंबर पॉइंट हो गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर एटम। तो पर एटम कितना हो जाएगा, ए क्यूब और अपॉन में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, अपॉन में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तो ए क्यूब डिवाइड बाई इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना है 1। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब ही ले लिया जाएगा, ये भी ए क्यूब ले लिया जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके पास एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। नेक्स्ट है 8 नंबर पॉइंट, वॉल्यूम्स ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल। जो आपके पास यूनिट सेल में एटम्स हैं उनका वॉल्यूम की चर्चा कर रहे हैं। वॉल्यूम्स ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो क्या होगा, इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। क्या लिया जाएगा सबसे पहले, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया गया। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 लिया गया है, और वॉल्यूम दूसरा है वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर बराबर क्या लिया था, a/2 लिया था, ये लिया था। तो इसको 4/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है a/2, तो ये a/2 की क्यूब। तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई ए क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा पाई ए क्यूब, 3 मल्टीप्लाई ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई 2, तो पाई ए क्यूब अपॉन 6। नेक्स्ट है 9 नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन। 9 नंबर आपके पास पॉइंट है पैकिंग फ्रैक्शन, नोट कीजिएगा इतना। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास। पैकिंग फ्रैक्शन 9 नंबर पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट, वॉल्यूम ऑफ एटम्स लेंगे जो एटम्स का वॉल्यूम है इन यूनिट सेल, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अपॉन
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो कितना हो जाएगा ये, पाई ए क्यूब अपॉन 6 डिवाइड बाई ए क्यूब। तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, तो पाई अपॉन 6। तो ये कितना आ जाएगा 52%। कितना आ जाएगा ये 52%, 52%। ठीक है। एक पैकिंग फ्रैक्शन का क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, वो उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है। एक पैकिंग फ्रैक्शन के क्वेश्चंस पे अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है पैकिंग फ्रैक्शन का, उसमें अपन चर्चा करेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड एक आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, देखिए एक क्वेश्चन आता है, फाइंड पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ गिवन स्क्वायर, फाइंड पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ गिवन स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ गिवन स्क्वायर। तो स्क्वायर कुछ इस तरीके का है। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्क्वायर है। थोड़ा सा और बड़ा कर लो इसको। ठीक है, इस तरीके का कुछ स्क्वायर दे रखा है, थोड़ा सा और बड़ा कर लो। ठीक है। और इसके एटम्स, यहाँ पर एटम है, 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 यहाँ पर एटम है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है। ठीक है। एक यहाँ पर एटम है। इसी तरीके से यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है। इसी तरीके से यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है। इसी तरीके से यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर। ठीक है। ये पूरा कवर अप कर रहे हैं अपन, डायग्राम है ये पूरा कवर अप डायग्राम बना रहे हैं अपन। तो देखते जाइएगा, पूरा कवर अप डायग्राम है आपके पास। ठीक है। ये डायग्राम है। ठीक है। इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर एक साइज दे रखी है, उसके लिए अपन को पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला, तो क्या होगा, वॉल्यूम की जगह क्या लेंगे अब, एरिया ऑफ एटम्स। वॉल्यूम नहीं है, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर के लिए एरिया कंसिडर किया जाता है, स्क्वायर के लिए वॉल्यूम नहीं लिया जाता, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल क्वांटिटी होती है, 2 डायमेंशनल क्वांटिटी ली जाती है। तो एरिया ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ये आपके पास लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई एरिया अपॉन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई एरिया, और एरिया ऑफ यूनिट सेल, ये लगेगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, देखो इसको एक स्क्वायर को बाहर निकाल लो। क्या कर लो, एक स्क्वायर को बाहर निकाल लो। तो निकाल लिया, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हो गई इसकी।
एक स्क्वायर को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ये वाला स्क्वायर है लिया गया है, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये वाले स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला, ठीक है। अब एटम जो कॉर्नर्स पे हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, 1/4 डिस्ट्रीब्यूशन, क्या, योगदान, योगदान कितना हो जाएगा 1/4, और कितने एटम है कॉर्नर पे 4, प्लस यहाँ एटम कितने हैं 1/2, योगदान कितना होगा इसका, क्योंकि ये वाला आगे भी टच, वो आगे ऊपर पूरी स्ट्रक्चर होगी, ये कॉर्नर वाला है ऊपर भी स्ट्रक्चर होगी, नीचे भी स्ट्रक्चर होगी, यहाँ भी स्ट्रक्चर होगी, यहाँ भी स्ट्रक्चर होगी, तो ये क्या होगा, ये किसका योगदान कितना हो जाएगा 1/2, एक नीचे वाले के लिए एक ऊपर वाले के लिए 1/2, ये नीचे वाले के लिए ऊपर वाले के लिए 1/2, नीचे वाले के लिए ऊपर वाले के लिए 1/2, ठीक है। ऐसा योगदान होगा। कितने एटम है, 1 2 3 4, 4 एटम हो गए, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, तो ये आपके पास 3 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे, ठीक है। 3 इसके लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। एरिया क्या होगा इसका, 4 साइड्स हैं, 4 क्या है इसकी साइड है, ये आपके पास क्या हो गई 1 साइड हो गई, ये सेकंड साइड हो गई, ये थर्ड साइड हो गई, और ये फोर्थ साइड हो गई, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी 4 साइड हैं इसकी, तो एरिया कितना हो जाएगा बताइएगा, 4πr², ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा 4πr², यही होगा, क्यों एटम का ले रहे हैं अपन, ये एटम क्या है, अब ये एटम भी 2D में, अपन बोल रहे हैं एरिया ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो एरिया किसका ले रहे हैं, एटम्स का एरिया ले रहे हैं, तो एटम्स का एरिया क्या आएगा, ये भी क्या होगा स्पेयर होगा, तो स्पेरिकल बॉडी होगी, तो स्पेरिकल बॉडी होगी इसकी, तो इसका एरिया कितना लेंगे 4πr², बिकॉज स्पेरिकल बॉडी, स्पेरिकल कितना होता है, इसका एरिया भी लिया जाता है क्योंकि ये 3D होती है, और एरिया लिया जाता है तो ये 2D होती है, और वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है तो ये क्या हो जाएगी 3D हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम कंसिडर किया जाए स्पेरिकल एटम्स का, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3D हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 3D हो जाएगा 4πr²। अब एरिया ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल कितनी है, यूनिट सेल का एरिया क्या होगा, एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है a², ठीक है। इस तरीके से कंसिडर किया जाएगा। और r की वैल्यू कैसे ली जाएगी, r की वैल्यू, ये एटम है, ये एटम है, और ये एटम है, तो ये कितना रेडियस बनाएगा, ये r बनाएगा, ये कितनी रेडियस बनाएगा 2r बनाएगा, ये कितनी रेडियस बनाएगा r बनाएगा, तो r 2r 3r, तो 4r बराबर a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से r को a में कन्वर्ट करें तो a/4 हो जाएगा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी a/4 हो जाएगी। तो ये देखिए पैकिंग फ्रैक्शन किस तरीके से लिया जाएगा, इसका पैकिंग फ्रैक्शन लिया जाएगा 12π, और ये हो जाएगा a/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई a², तो ये हो जाएगा 12π a² डिवाइड बाई 16 a², तो ये a² से a² कैंसिल, ऊपर ये 3, ये 4, अब भाई ये कुछ ऐसा बनेगा। एक बार चेक कर लेना इसको, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसको, इतना नोट कीजिए आप, मैं चेक करता हूँ उसको। नोट कीजिए आप इसको, मैं चेक करता हूँ इसको।
इसमें एक अपन ने गड़बड़ कर दी है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अपन ने गड़बड़ किया है, ठीक है। जो स्पेरिकल सेल नहीं लेंगे इसको, स्पेरिकल तो आपके पास कितना होता है 3D में ही लिया जाता है, स्पेरिकल तो किस में लिया जाता है 3D में। ये आपके पास क्या होगा, सर्किल होगा, सर्कुलर एटम होगा। क्यों? क्योंकि 2D क्वांटिटी किस में लेते हैं, सर्कुलर में लेते हैं। 2D को किस में लेते हैं, सर्कुलर में लेते हैं, ठीक है। तो 2D को अपन सर्किल लेंगे और ये 4 को हटाएंगे यहाँ से, किसको हटाएंगे, 4 को हटाएंगे, ठीक है। ये केवल एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, वो ही अपन कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसमें से 3 लेंगे इसको, ठीक है, और ये 3 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। 3/16 पाई, ये आपके पास क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि सर्कुलर क्वांटिटी 2D वाली अपन कंसिडर करेंगे, सर्कुलर क्वांटिटी 2D वाली कंसिडर करेंगे। तो 3π/16 जो मैं कह रहा था वो बात भी करेक्ट है। जो मैं इसका जो मेरा रिज़ल्ट था, मैं क्या रिज़ल्ट बना रहा था वो एक बार देखो। जो मैं रिज़ल्ट बना रहा था इसका, जो मैं रिज़ल्ट बना रहा था 3π/4 रिज़ल्ट बना रहा था मैं, ठीक है। ये कब करेक्ट है, जब स्पेरिकल, इसको गोलाकार, इसको एटम को गोलाकार ना मान के, क्योंकि मैं स्पेरिकल मान रहा हूँ, पूरे एटम को क्या मान रहा हूँ, स्पेरिकल मान रहा हूँ। तो स्पेरिकल के लिए एरिया कितना होता है 4πr², जबकि जो ये नेट का क्वेश्चन है, तो नेट में तो इसने यहाँ पर इसको क्या माना है, इसको केवल वो माना है, सर्किल ही माना है। 2D के लिए 2D क्वांटिटी, इसके लिए सर्किल माना है, क्योंकि इसको किस में, स्क्वायर को किस में कंसिडर कर दिया, 3D में कंसिडर कर दिया। स्क्वायर का मतलब 2D होता है, तो 2D के लिए एरिया ही अपन लेंगे। तो एरिया के लिए 2 डायमेंशन क्वांटिटी होती है, तो उसके लिए यही अपन ने कंसिडर करवाया है, ठीक है। यही इसके लिए कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो जो सही आंसर होगा 3π/16 होगा। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे इसके पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर ली, सिंपल क्यूब की, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर ली सिंपल क्यूब की। अब अपन इसके प्रिमिटिव वेक्टर्स की बात करेंगे। कौन सा पॉइंट है, 10 नंबर पॉइंट है, प्रिमिटिव वेक्टर्स, ठीक है। इसके प्रिमिटिव वेक्टर्स की बात करेंगे, इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ वॉल्यूम लिया जाता है, अगर यहाँ पर मैं स्पेयर बोल दूँ, स्पेरिकल बोल दूँ, तो एरिया की जगह वॉल्यूम आ जाएगा, और यहाँ पर वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा 4/3πr³ आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रख लेना, थोड़ा वॉल्यूम लिया जाए तो वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया बोला जाए तो यहाँ पर एरिया आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव वेक्टर्स ऑफ सिंपल क्यूब, ठीक है। देखिएगा प्रिमिटिव वेक्टर्स की चर्चा करते हैं। प्रिमिटिव वेक्टर्स ऑफ सिंपल क्यूब, ठीक है। प्रिमिटिव वेक्टर्स की चर्चा करते हैं सिंपल क्यूब में। स्ट्रक्चर क्या होती है, 10 नंबर पॉइंट है ये अपना, ठीक है। बीच में क्वेश्चन आ गया प्रिमिटिव पैकिंग फ्रैक्शन का, वो ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो देखिएगा ये आपके पास स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके की, इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर होती है। ये देखिएगा ये आपके पास स्ट्रक्चर ली जाती है इस तरीके की। ये इसकी एक्स डायरेक्शन ले लो, ये इसकी वाई डायरेक्शन ले लो, ये इसकी जेड डायरेक्शन ले लो, ठीक है। ये आपके पास एक्स डायरेक्शन हो गई, एक्स डायरेक्शन में ए हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में भी ए ले लिया जाएगा, और वाई डायरेक्शन में भी अपन क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। और ये ओरिजिन कितना हो जाएगा 0 0 0 ले लिया जाएगा, ओरिजिन क्या ले लिया जाएगा 0 0 0 ले लिया जाएगा, ठीक है।
तो आपके पास जो ये क्यूब है कंप्लीटली, जिसके एक्स कोऑर्डिनेट में अगर देखें तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आई कैप हो जाएगा, बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए जे कैप हो जाएगा, और सी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए के कैप हो जाएगा। क्योंकि तीनों ही क्यूब में, सिंपल क्यूब वाली स्ट्रक्चर में प्रिमिटिव वेक्टर्स लिखें, तो प्रिमिटिव वेक्टर्स की जो बुझाएं हैं, जो प्रिमिटिव वेक्टर्स की साइड है ए तीनों में आपके पास क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के बराबर ले ली जाएंगी। ठीक है, एक दूसरे के बराबर ले ली जाएंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल नेक्स्ट पॉइंट है, उस पर चर्चा करते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल नेक्स्ट पॉइंट है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ, 11 नंबर पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, तो v को कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में a डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, कोई का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दो को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, और वेक्टर को अगर a डॉट बी करें, a डॉट बी वेक्टर करें तो क्या होगा, ए बी कोस थीटा आता है। और ये क्या आती है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है। क्या स्केलर क्वांटिटी आती है, केवल मैग्नीट्यूड लिया जाता है, केवल मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होती है, ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। और कोई को क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, ए क्रॉस बी वेक्टर किया जाए, यानी कोई दो चीज़ का क्या किया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, तो ये क्या आएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। वेक्टर में क्या होता है आपके पास, दोनों लेते हैं, मैग्नीट्यूड भी लेते हैं और साथ में डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं, दोनों कंसिडर करते हैं। इसका एक एग्जांपल लूंगा मैं, ए क्रॉस बी का। ठीक है, ए क्रॉस बी का एक एग्जांपल है, ये फोर्स होता है एफ बराबर मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्रॉस प्रोडक्ट की जो भी डायरेक्शन आएगी, वी जो वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट है, ये इलेक्ट्रो ईडी की बात है, दोनों का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर आता है, ये मैग्नेटिक फोर्स के बराबर आता है। यही वही आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आई, वही यहाँ पर अपन ये डायरेक्शन लेते हैं और मैग्नीट्यूड दोनों कंसिडर करते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो गई, अल्टीमेटली ए, और ये वेक्टर है पूरा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, तीनों को रख दो, ए आई कैप डॉट ए जे कैप क्रॉस ए के कैप। ठीक है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, ए क्यूब आई कैप डॉट जे क्रॉस के को क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे, क्योंकि आपके पास ये आई कैप हो जाएगा। साइक्लिक कोऑर्डिनेट अपन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, साइक्लिक में आई जे के लिखते हैं, तो जे और के का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा, तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा, v बराबर ए क्यूब आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के बराबर होता है। जो कि किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के बराबर होता है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल एक दूसरे के बराबर होते हैं। किस केस में होता है, जब आपके पास जो सिंपल क्यूबिक है वो कौन सी हो, वो एक प्रिमिटिव सेल ली जाती है, उस केस में जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल के बराबर लिया जाता है। इतना नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन बीसीसी की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूब की जो बात है उसकी बात करेंगे, और कुछ एक टॉपिक है जो मेरे ध्यान में है, जो कि CUET एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, उस बारे में भी मैं डिस्कशन करूँगा। ठीक है, वो मैं टॉपिक लिखवा दूँगा, पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर वो टॉपिक भी मैं लिखवा दूँगा। कौन कौन से टॉपिक को अपन डिस्कशन मोड लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक का हम डिस्कशन करते हैं, वो टॉपिक को भी अपन कंसिडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं।
टॉपिक है लैटिस इन 2 डायमेंशन। टॉपिक लिख लीजिएगा, लैटिस इन 2 डायमेंशन, ये टॉपिक पढ़ना है अपन को। दूसरा पॉइंट है लैटिस इन 3 डायमेंशन, इन डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट बीसीसी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीसीसी, एफसीसी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीपी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमंड स्ट्रक्चर पूछा जाता है, डायमंड स्ट्रक्चर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है डायमंड स्ट्रक्चर पूछा जाता है। ये आपके पास NaCl की बहुत बार NaCl की स्ट्रक्चर पूछी जाती है, बहुत बार NaCl की स्ट्रक्चर पूछी जाती है। जो NaCl है वो क्या होती है, एक एफसीसी स्ट्रक्चर होती है, और NaCl में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 लिए जाते हैं। और कई बार पूछा जाता है NaCl कौन सी होती है, SC होती है, FCC होती है, BCC होती है और SCP होती है, कौन सी स्ट्रक्चर ली जाती है। तो सीधा सा है बी ऑप्शन हो जाएगा, ये A ऑप्शन, ये B ऑप्शन, ये C ऑप्शन, ये D ऑप्शन। तो ये आपके पास एफसीसी स्ट्रक्चर होती है। NaCl कौन सी स्ट्रक्चर होती है, एफसीसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होते हैं इसमें, 4 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं, 4 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक अपने पास रिमेनिंग है। इसके बाद में मिलर इंडिसेस भी लिख लीजिएगा, मिलर इंडिसेस, इंडिसेस प्लस बियर डायग्राम, बियर डायग्राम, ये टॉपिक्स और रहे हुए हैं। इसके अलावा भी टॉपिक है अपने पास, कौन सा, एक्सरे, एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला भी टॉपिक है, जिसमें कौन सा, 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ये वाला बहुत बार 2d साइन थीटा, 2d स्मॉल d है, 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा वाला प्रॉब्लम आपके पास हर बार पूछी जाती है। 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा वाली हर बार प्रॉब्लम आपके पास डिस्कशन की जाती है, इससे बहुत बार न्यूमेरिकल आते हैं। और मिलर इंडिसेस का d बराबर ये आपके पास फॉर्मूला आता है, 2 प्लेन के बीच की दूरी, 2 प्लेन के बीच की दूरी क्या होती है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये बार हर बार पूछी जाती है। ये इससे रिलेटेड, ये सिंपल क्यूब के लिए होती है। किसके लिए होती है, सिंपल क्यूब के लिए होती है, सिंपल क्यूब के लिए होती है। d बराबर a/√l h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इससे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड अपन ये टॉपिक्स हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, लैटिस इन 2 डायमेंशन, लैटिस इन 3 डायमेंशन, BCC, FCC, SCP, डायमंड, NaCl, 2 प्लेनों के बीच की दूरी। ये टॉपिक इसमें आ जाता है, मिलर इंडिसेस में आ जाता है, और उसके डायग्राम मिलर इंडिसेस के, और एक्सरे डिफ्रैक्शन, और ये 2d साइन थीटा वाला। ये आपके पास 1 यूनिट का कंप्लीट होती है, और यही 1 यूनिट आपके पास CUET PG 2024 में आती है। तो ये वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग।